हमारे करंजा साहब बैठे यहां पर, ब्लिट्स के संपादक, पुराने संपादक, और वो एक दिन मुझे कह रहे थे कि मैं तो ऐसे संप्रदाय से हूं कि जो शरणार्थी बनकर के यहां पर आए, ईरान से निकाले गए और शरणार्थी बनकर के भारत की सीमा पर आप पहुंचे, और कहा कि हमको अगर इस स्थान में हम शरणार्थी अब नहीं है, हमारा पूरा संप्रदाय, हमारी पूरी कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, संख्या बहुत थोड़ी होगी, लेकिन उनकी इस देश के लिए उनका योगदान और इस देश में उनका स्थान किसी दूसरे से कम नहीं, ज्यादा ही होगा। और यह जो स्थिति हुई कि शरणार्थी बनकर के आए तो भी इस देश ने और इस समुदाय ने हमको समेट लिया, इज्जत का स्थान दिया, उसका कारण कोई है तो हिंदुत्व है। यहां की मूल धारणा है, हिंदुत्व का अर्थ कोई पूजा पद्धति नहीं है, हिंदुत्व का अर्थ कोई कर्मकांड नहीं है, हिंदुत्व का अर्थ है कि यहां के मूल्य, यहां की परंपरा, यहां के इतिहास, उसका जो संकलित समूह है उसको हम हिंदुत्व कहते हैं। कोई कल्चर कहे, कोई सिविलाइजेशन कहे, लेकिन हिंदुत्व उसका नाम है। लेकिन क्योंकि उसमें हिंदू शब्द आता है तो हमारे राजनीतिक लोग जो है ना, वो हिंदू शब्द से परहेज करते हैं, उनको जाति के किसी शब्द से परहेज नहीं। आप ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करें, आप जाट शब्द का प्रयोग करें, आप राजपूत शब्द का प्रयोग करें, आप चमार शब्द का प्रयोग करें, आप हरिजन का प्रयोग करें, आप यादव का प्रयोग करें, उससे कोई परहेज नहीं। यहां तक के कश्मीर से लोग जो निकाले गए 2.5 लाख लोग, वो इन दोनों में एथनिक क्लींजिंग की बड़ी बात होती है दुनिया भर में, एक प्रकार की एथनिक क्लींजिंग की है वहां के इन पाकिस्तानी एजेंटों ने, कि जिन्होंने कश्मीर में बसे हुए 2.5 लाख लोगों को वहां से निकाल दिया। और वो 2.5 लाख बहुत सारे लोगों के लिए वो हिंदू नहीं है, उनको वो पंडित करके लिख सकते हैं। काश्मीरी पंडित 2.5 लाख वहां से निकाले गए, इस शब्द का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन वो काश्मीरी हिंदू है, ये बीजेपी का दोष, ये लिखेगा। कैसी विकृति है, और इस विकृति को भारतीय जनता पार्टी ने स्यूडो सेक्युलरिज्म करके पुकारा। ये विकृति है। यहां की एकता का आधार जो है उसी को तुम नकारते हो, चाहते हो कि यह देश अपने व्यक्तित्व को निकाले। यू वांट दिस कंट्री टू डिसोन इट्स वेरी पर्सनैलिटी, एंड द मोमेंट दिस कंट्री डज दैट, यू हैव बीन ट्राइंग इट फॉर द लास्ट 40 years. Happily, you have not succeeded, and therefore there is this wide hiatus between the so-called political elite, political parties, and the ground level Indian patriot. इतना भारी खाई जो खड़ी हुई है, उसका कारण है कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर यहां की जनता को, यहां के देश को अपनी मूल प्रकृति को नकारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये हिंदुत्व हमने नहीं बनाया, हिंदुत्व आदिकाल से चलाया, उसका नाम कुछ भी कहें, शब्द प्रयोग इन दिनों में हिंदुत्व हुआ है। शायद भारतीय जनसंघ के कार्यकाल में हमने हिंदुत्व का शब्द का प्रयोग इतना नहीं किया, लेकिन इन दिनों में क्योंकि आप हमको हिंदुत्व का समर्थक कह करके हम पर आक्रमण करते हो, न केवल आक्रमण करते हो, लेकिन योजना बना रहे हो कि कानून बना दे जैसे आप चुनाव में भाग ही न ले सके, और भाग ले भी तो चुनाव होने से पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। कहां तक जाते हैं? मैंने कहा ना, इसीलिए सामने है वो इमरजेंसी थी, अब इमरजेंसी लगाने की तो इनमें ताकत नहीं, दम नहीं, हिम्मत नहीं, तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कानून जो चर्चा जिसकी होती है, वह कानून एक प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का षड्यंत्र है। या सीधे तौर पर कहा जाए तो ये जो बढ़ती हुई भारतीय जनता की बाढ़ है, उस भारतीय जनता पार्टी की बाढ़ को रोकने का एक डेस्परेट एफर्ट है। कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, कर नहीं सकोगे, करना चाहोगे तो विफल होगे।
भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संपूर्ण देश इसको किसी पार्टी के खिलाफ उठाया हुआ कदम नहीं मानेगा, इसको हिंदुत्व के खिलाफ उठाया हुआ कदम मानेगा, इसको संपूर्ण हिंदू समाज के खिलाफ उठाया हुआ कदम मानेगा। और जो लोग समझदार हैं मुसलमान समाज में या और समाजों में, वे भी पहचानेंगे कि मूलतः यह अलोकतंत्रीय है और मूलतः यह देश में नैतिकता के धरातल को कमजोर देगा। क्योंकि हिंदुस्तान में ये जितने सारे तथाकथित सेक्युलरवादी हैं, वे कभी कभी समझ भी नहीं पाते कि हिंदुस्तान कितना धर्म में लिप्त है, धर्म का क्या स्थान है भारतवर्ष में, इसकी कल्पना इनको नहीं होती, समझ ही पाते। मुझे याद, एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी का एक कहीं उद्धरण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इफ यू आर अ टीचर एंड यू टीच फिजिक्स, if you are able to teach your students in the language of religion, you will find that they understand it better. हिंदुस्तान में रिलीजन का ऐसा स्थान है कि अगर कोई भौतिक शास्त्र, अरे डॉक्टर जोशी भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक है, फिजिक्स के प्राध्यापक है, पता नहीं वे इस विवेकानंद जी के इस सलाह का कितना उपयोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि फिजिक्स समझाने के लिए जो एक मटीरियल साइंस मानी जाती है, उसमें भी अगर आप अच्छी भाषा बोल सकते हैं तो आप ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे। विवेकानंद जी के इस कथन का कितना गहरा मर्म है और कितनी सार्थकता है, इसकी मुझे पहचान भी तब हुई जब सोमनाथ से रथ यात्रा में चला था। मैं बहुत समझाने की कोशिश करता था कि यह जो है, ठीक है, अयोध्या में जो कार सेवा होने वाली है उसके सहयोग देने के लिए, अयोध्या आंदोलन करने के लिए, राम मंदिर के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो वर्षों से सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ एक अभियान चलाती आई है, और जिस अभियान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 समाप्त करो, ये 1953 में कहा था, उसके लिए बलिदान दिया था, लेकर के तक सेक्युलरिज्म के खिलाफ जितने जितने कदम हमने उठाए हैं, उनमें यह आंदोलन सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ। संसद की, लोकसभा की एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जनरल पर्पसेस कमेटी, उसने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि वंदे मातरम गाया जाना चाहिए हर सत्र में। मुस्लिम लीग ने विरोध किया, शहाबुद्दीन ने विरोध किया, और हिंदुस्तान की सारे के सारे राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया। ये तो ठीक है कि अध्यक्ष जी, हमने भी अध्यक्ष जी को कहा कि इस मामले में हमारी ओर से कोई समझौता नहीं होगा। अब इसके बाद अगर तो संसद ने इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया तो हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जिस समय सत्र समाप्त होगा, खड़े होकर के हम दो वंदे मातरम गाएंगे। अध्यक्ष जी का अभिनंदन कि उन्होंने समझौता नहीं होने दिया और वंदे मातरम शुरू हो गया। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक प्रकार से इस बात की ओर संकेत करती हैं कि हमारे विरोधी हमारी जब आलोचना करते हैं तो उस आलोचना करते हुए उनको यह समझ में नहीं आता कि हम तो एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो प्रेरक तत्व थे, जो प्रेरक तत्व सुप्त हो गए, गायब हो गए, हम उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हिंदुत्व हमने नहीं बनाया, शायद शब्द का भी हमको प्रयोग नहीं करना पड़ता, लेकिन आपने गाली दे दे करके, आक्रमण कर करके हमको इस शब्द को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया, और साथ साथ हम ये कहते हैं कि हमने इसको फिर से प्रज्वलित किया, और आज घर घर में ये जग गया है। पहले अगर वंदे मातरम था और अंग्रेज का कोई अधिकारी आता था, कोई गोरी चमड़ी वाला आता था, और कोई ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया नहीं कहना चाहता था, इतनी हिम्मत नहीं होती थी, तो साधारण नागरिक कह देता था वंदे मातरम, तो उसको चिढ़ लग जाती, उसको लगता था मुझे गाली दे दे। मैंने देखा है इन दिनों में लगभग वैसे ही होता है। चुनाव होते हैं, मैं गुजरात के बहुत देखा गांव में चुनाव, तो उस गुजरात के गांव में अगर कोई कांग्रेस की जीप चली जाती है, कांग्रेस का झंडा लगाए हुए, तो गांव के लोग निकल करके कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम।
तो जय श्री राम कहते ही उनके समझ में आ जाता है कि यह मामला हमारा नहीं है, यह दाल नहीं गलेगी। अर्थात कि छोटे छोटे इस प्रकार के सिंबोलिज्म से कितना बड़ा परिवर्तन देश में हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा है। मित्रों, यह बेंगलोर है और उस बेंगलोर नगर में ही 1969 में ग्लास हाउस में एक कार्यक्रम हुआ था। स्ट्रे थॉट्स डिक्टेट किए गए थे उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने, और वो स्ट्रे थॉट्स ऐसे थे कि जिसके कारण इकोनॉमी अस्ट्रे चली गई, डिरेल हो गई। अचानक नेशनलाइजेशन का एक मैनिया पैदा हुआ, राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से शुरू हुआ। यद्यपि उस समय अशोक मेहता थे, अशोक मेहता हमारे साथ कारावास में भी रहे इमरजेंसी में। वो कहते हैं मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने जब प्रपोजल दिया तो श्रीमती गांधी ने कहा गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, कोई बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। मेरी शिकायत है कि बहुत सारे आर्थिक निर्णय कांग्रेस पार्टी के शासन में वह आर्थिक कारणों से नहीं लिए जाते, मूलतः राजनीतिक कारणों से लिए जाते हैं। पता था कि मोरारजी भाई इतने विरोधी हैं और इतने प्रामाणिक है कि मैं अगर कहूंगी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होना चाहिए तो कहेगा मैं इस्तीफा देता हूं। वो उनमें से नहीं है कि जो 2 दिन पहले 4 दिन पहले कहें कि हर्षद के बारे में ये करना चाहिए और 4 दिन बाद फिर जो है वो कहे हर्षद झूठा है, ऐसा है वैसा है। उनमें से नहीं। मोरारजी भाई जो थे वो जो उनके सही लगता था वो कहते थे। तो इसीलिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स अगर करूंगी तो मोरारजी भाई छोड़ जाएंगे, वो छोड़ गए। अर्थात कि उद्देश्य नेशनलाइजेशन नहीं था, यह कोई कन्विक्शन नहीं था कि नेशनलाइजेशन से देश का भला हो जाएगा। उद्देश्य दूसरा, उद्देश्य राजनीतिक। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह जो हमको कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीयकरण से लेकर के और निजीकरण तक आज ले आई है, तो निजीकरण की जो नई उनकी सूझबूझ है, उदारीकरण की का जो वो जाप करते हैं आजकल, उसमें कितनी प्रामाणिकता है। कुछ मात्रा में यह प्रामाणिकता जरूर है कि जिस समय सरकार संभाली थी नरसिम्हा राव जी से ने, उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतना विकट था कि अगर कुछ ना कुछ तुरंत न करते तो उस क्राइसिस को भी ओवरकम नहीं कर सकते थे। इसलिए पिछले दिनों में मुझे कुछ उद्योग के प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला। मैंने उन्हें कहा कि हमारी जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी तो वर्षों से कहते आई है कि यहां पर लाइसेंस परमिट कोटा राज नहीं चलेगा, और लाइसेंस परमिट कोटा राज चलेगा तो उसमें से भ्रष्टाचार पैदा होगा, और उसके साथ साथ यहां की जनता, यहां के उद्योग, यहां के व्यापारी, उनमें जो मूल क्षमता है देश के लिए कुछ प्राप्त करने की, देश के लिए अर्जित करने की, देश की आर्थिक विकास करने की, वह क्षमता उसको अवसर नहीं मिलेगा। अब हमारे लोग विदेशों में जाते हैं तो कैसी कैसी उपलब्धि कर डालते, यहां पर क्यों नहीं कर पाते? वातावरण है, रिस्ट्रिक्शन है, रेड टेप है, कुछ प्रगति नहीं हो पाती। और इसीलिए लाइसेंस परमिट कोटा राज, उसके तो हमेशा हम खिलाफ रहे। यद्यपि उसके खिलाफ रहते हुए भी हमने पूंजीवाद का समर्थन नहीं किया,